So, are you a 20, 30 or a 40-year-old male who is thinking of hair transplant? And एक क्वेश्चन है आपके दिमाग में कि किस एज पे हेयर ट्रांसप्लांट होना चाहिए? Hi, I'm Dr. Kriti. I am the Chief Dermatologist and Hair Transplant Surgeon at Kiara Lifestyle Clinic. And this video is all about the right age for hair transplant. कौन सी स्टेज है जब हमें हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना है या किस स्टेज तक हमें वेट करना है हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करने के लिए, ये सारे प्रॉब्लम्स हम अभी सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्या यंग और वेरी ओल्ड एज में हेयर ट्रांसप्लांट सेफ़ है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर कर देती हूँ, इट इज़ एन एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर इवन एट द एक्सट्रीम्स ऑफ एज। अगर मैं यंग पेशेंट की बात करूँ तो सबसे यंग पेशेंट जिसका मैंने ट्रांसप्लांट किया होगा दैट मस्ट बी अराउंड 20 ईयर्स ऑफ एज, एंड इवन ओल्डर वंस द अदर एक्सट्रीम वॉज एन 85-year-old मेल। तो यंग पेशेंट जब मेरे पास हेयर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट के लिए आते हैं तो ज़्यादातर उनकी क्वेरी होती है कि अब मेरा कॉलेज जाने का टाइम आने वाला है और मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरी हेयरलाइन पीछे जा चुकी है, सो शुड आई प्लान फॉर अ ट्रांसप्लांट या शुड आई वेट। देयर इट्स माई क्लियर ऑप्शन। अगर उस पर्सन का कॉन्फिडेंस हेयर ट्रांसप्लांट से इम्प्रूव होता है और हेयरलाइन इतनी सिग्निफिकेंटली पीछे जा चुकी है कि हमें ग्रेड 2 या ग्रेड 3 एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का हेयरलाइन दिख रहा है, तो हम ईजिली हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वेट करने का हमारे पास कोई रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हम अगर 2 या 3 साल बाद हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करेंगे तो हमारा उसमें कोई एडवांटेज है, जबकि अगर हम अर्ली हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करते हैं तो हम उनको एक बेटर और फुलर हेयरलाइन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट हेयर फॉलिकल्स की कम है और हमारे पास एक रिच और अच्छा डोनर एरिया है यंग एज होने की वजह से। वहीं पे अगर ये पर्सन 10 साल वेट करे और मेरे पास 30 या 32 ईयर्स पे आते हैं तो हो सकता है उस वक्त इनका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एक एडवांस्ड ग्रेड में चले जाए और फॉलिकल्स की रिक्वायरमेंट और काफ़ी बढ़ जाए, जो कि मेरे को प्रॉब्लम दे सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तब डोनर एरिया लिमिटेड होगा जब हम स्कैल्प से सारे बाल ना निकाल पाएँ। ऐसी स्टेज में हम स्कैल्प को छोड़ के फिर बियर्ड या चेस्ट हेयर निकाल के वो डोनर एरिया को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही बात कर ले ओल्ड स्टेज में, हमें वेट नहीं करना चाहिए कि अभी हम 50s के हैं या 60s के हैं, डू वी एक्चुअली नीड अ ट्रांसप्लांट। वॉट एवर स्टेज जब हमें लग रहा है कि हमें एक हेयर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ द टाइम वे वी शुड फील दैट वी शुड गो टू अ डॉक्टर एंड प्लान फॉर अ ट्रांसप्लांट। इट इज़ कम्प्लीटली सेफ एट वट एवर एज दैट वी आर प्लानिंग। डेफिनेटली कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ मेडिकल टेस्ट्स हैं जो हमें करने हैं, जैसे कि आपके शुगर लेवल्स हमें देखने हैं, हमें आपका कोएगुलेशन प्रोफाइल देखना है कि वो ठीक है या नहीं है। अगर एक डायबिटिक पेशेंट की भी बात करते हैं जिसका ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है और वो अपनी रेगुलर मेडिकेशन ले रहे हैं, उसमें भी हम लोग सेफली हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जब हम टेस्ट कराते हैं, अगर उसमें कुछ एब्नॉर्मैलिटी आती है तो उसको करेक्ट करा के एंड अकॉर्डिंगली थोड़ा टाइम बाद रुक के हम लोग सेफली हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करें। दैट इज़ एन आइडियल वे टू प्लान अ हेयर ट्रांसप्लांट। अब एक्सट्रीम्स की बात करते हैं। जब हम ओल्ड एज में आ जाते हैं तो यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स हैं उनका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का ग्रेड काफ़ी बढ़ चुका होता है। वी आर लुकिंग एट आइदर अ ग्रेड 6 और अ ग्रेड 5 पेशेंट। यहाँ पे फॉलिकल्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी है, तो या तो हम लोग पूरा हेयर ट्रांसप्लांट एक ही बार में प्लान करते हैं, लेकिन उसमें हमें जो डोनर एरिया है उसका थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन मिलती है, तो स्कैल्प और बियर्ड को कंबाइन करना पड़ता है। एक दूसरा तरीका हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करने का है कि हम उसको 2 स्टेजेस में प्लान करें। फर्स्ट स्टेज में हम लोग हेयरलाइन, फ्रंटल और मिड फ्रंट पोर्शन को कवर करते हैं, जिसमें कि हम स्कैल्प से भी बाल ले सकते हैं। एक सेकेंड स्टेज पे हम लोग ऑक्सीपिटल या वर्टेक्स एरिया को प्लान करके वहाँ के फॉलिकल्स लेके सेकेंड स्टेज को कंप्लीट कर सकते हैं। दिस बीइंग सेड दैट हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट एन एज डिफाइंड क्राइटेरिया। ऐसा नहीं है कि इस एज पे हमें कराना है और इस एज पे नहीं कराना है। जैसे ही हमारी हेयरलाइन रिसीड करनी शुरू करे, येस, फर्स्ट स्टेप इज़ कि हमें मेडिकल मैनेजमेंट ट्राई करना चाहिए, जैसे कि मिनॉक्सिडिल या हमारे DHT ब्लॉकर्स या फिर रीजनरेटिव मेडिसिन के ट्रीटमेंट्स जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स या एक्सोसोम्स। अगर इनसे हमारी हेयर फॉल रुकती है और हमें एक हेयरलाइन वो मेंटेन हो पाती है जो हमें अच्छी लग रही है, देन डेफिनेटली नो नीड फॉर ट्रांसप्लांट। वी कैन ईजिली वेट एंड कंटिन्यू विद दीज ट्रीटमेंट्स रेगुलरली। लेकिन अगर ये ट्रीटमेंट्स करने के बाद भी हमारी हेयरलाइन
पीछे जा रही है तो रुकने की कोई वजह नहीं है, हमें इमीडिएटली हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एज यू आर इन। डेफिनेटली अगर हम मेरी प्रैक्टिस की या एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो कॉमनेस्ट रीज़न या कॉमनेस्ट एज ऑफ अ हेयर ट्रांसप्लांट इज़ यूजुअली बिटवीन 25 to 35। इसकी वजह थोड़ी ऑब्वियस है। सबसे पहले ये मैरिजेबल एज होती है जहाँ पे ज़्यादातर मेल्स को लगता है कि अब हमारे लुक्स या हमारा फेस इम्पॉर्टेंट है, सो लोग अपना हेयर ट्रांसप्लांट उसके हिसाब से प्लान करते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि ये हमारी प्राइम टाइम है वर्किंग की, सो मे बी उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एक फ्रेश हेयर लाइन से, विच इज़ बोथ अ वेरी लॉजिकल रीजंस। सो अगर हम ये रीज़न से इस एज में हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली वैलिड। यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हम अर्ली हेयर ट्रांसप्लांट करा लें तो हमारी आगे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है, बिकॉज टेक्निकली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। दैट मीन्स जो हेयर लाइन पीछे जा रही है वो धीरे धीरे आगे की हेयरलाइन को भी अफेक्ट करेगा। दैट मीन्स अगर हमने आगे की हेयरलाइन रीडिज़ाइन कर ली तो जो बचे हुए पीछे के बाल हैं वो आपको 5 से 10 साल बाद फिर भी पीछे जाते हुए दिख सकते हैं। सो इट डज़ नॉट मीन कि अर्ली ट्रांसप्लांट से हम कंप्लीटली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से बच जाते हैं। हमें एक रिविजन ट्रांसप्लांट या कंटिन्यूस मेडिकल मैनेजमेंट की तब भी ज़रूरत पड़ेगी। दैट बीइंग सेड, जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो तब भी रहते हैं, उनका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया पे असर नहीं होता। सो दोज आर योर परमानेंट हेयर। यहीं पे एक चीज़ और, दैट हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर इरिस्पेक्टिव ऑफ एज। ऐसा नहीं है कि एज चेंज करने से सेफ्टी या रिजल्ट्स पे फ़र्क पड़ता है। डेफिनेटली यंगर एज ग्रुप हैज़ बेटर हेयर फॉलिकल्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड हेल्थ, तो वो रिज़ल्ट अच्छा देते हैं। अगर हम थोड़ी से एजड पर्सन की बात करें तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स इसलिए वेरी कर सकते हैं क्योंकि हेयर थिनिंग उनमें ऑलरेडी काफ़ी सिग्निफिकेंटली हो चुकी होती है। तो येस, अर्ली हेयर ट्रांसप्लांट इज माई एडवाइस, बट द रिजल्ट्स आर स्टिल ग्रेट इवन इन एक्सट्रीम्स ऑफ एज ग्रुप। सो आई होप इस वीडियो से आपकी हेयर ट्रांसप्लांट और उसके एज रिलेटेड क्वेरीज सारे सॉल्व कर दिए होंगे मैंने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्पेशली दोज हु आर सफरिंग विद एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. Press the bell icon for future notifications.